अभी तक हमने आपको जो 2 क्लासों में पढ़ाया उसके आगे आपको पढ़ाते हैं, रिवाइज करवाते हैं उसके लिए। तो आज हम अभाज्य गुणनखंडों की भी बात करेंगे, क्योंकि कल हमने गुणनखंडों की बात की थी, अभाज्य गुणनखंडों की बात करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं उसके बारे में देखिए। देखो, अभाज्य गुणनखंड बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ये समझो अभाज्य गुणनखंड क्या होती है। जो अभाज्य संख्या होती है ना, अभाज्य संख्या, जो अभाज्य संख्या होती है, उसी संख्या से जब हम क्या करते हैं, पूरे जो हमें नंबर दिया होता है कि इसके गुणनखंड निकालो, तो यही अभाज्य संख्याएं जो उसमें पाई जाती हैं वही अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं किसी नंबर के। जैसे 105 के अभाज्य गुणनखंड, तो 105 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो इसमें हमें कुछ नहीं देखना है, ये देखना है सिर्फ 105 में कितनी ऐसी अभाज्य संख्या हैं जो 105 को डिवाइड करती हैं। ठीक है, तो 105, तो यहाँ से इसके फैक्टर करते हैं और जिसमें जो भी अभाज्य संख्याएं होंगी उनको हम अलग कर लेंगे और जो भाज्य संख्याएं होंगी उनको अलग कर देंगे। तो अभाज्य गुणनखंड देखते हैं, तो सबसे पहले इसको किससे डिवाइड करते हैं, 3 से, इसका फैक्टर करते हैं 3 से। तो इसको 3 कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 का 9 बचेगा, 1 6 15, फिर इसको हम देंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा, 5 7 35, फिर इसको हम देंगे 7 से, देखो। तो इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी 3। तो इसमें अभाज्य गुणन, क्योंकि जो इसमें गुणनखंड आएंगे 3, 5, 7, ये संख्या 3, 5 और 7 ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। और जो अभाज्य संख्या होती हैं वही इनके अभाज्य गुणनखंड होते हैं, क्योंकि अभाज्य संख्या क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से, या तो स्वयं से डिवाइड हो और या तो किससे होती हैं, 1 से, या तो स्वयं से डिवाइड होती हैं या तो 1 से डिवाइड होती हैं, वही अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वही किसी नंबर के अभाज्य गुणनखंड भी होते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि नंबर क्या है और उसमें कितनी अभाज्य संख्याएं आ रही हैं। तो ये 1, 3, 5 और 7 ये अभाज्य गुणनखंड किसके हैं, 105 के। ऐसे आप बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं, इनके अभाज्य गुणनखंड आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको नंबर दे दिया जाए 112, 112, अब 112 क्या है, अच्छा, 2 एक ऐसी सम अभाज्य संख्या है, 2 एक क्या है, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले 2 से ही करते हैं, तो 2 से करेंगे, तो 2 से करेंगे तो ये देखो, एक में किस में, एक में तो जाएगा नहीं, तो सीधा सीधा 11 को लेते हैं, 2 नंबरों को। तो अब इसके फैक्टर करके देखते हैं, तो 5, ठीक है, 1 बचेगा 6, फिर 2 से किया तो ये 2 दूनी 4, 8, फिर 2 से किया, इधर कितना बचेगा 14, फिर 2 से किया कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 7, रहेगा 1। अब मुझे कुल इसमें अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, अच्छा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो संख्या अगर पूछी जाए तो देखो अभाज्य गुणनखंड कितने, 1 2 3 4 5, ठीक है। और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितने, नंबर कितनी, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो इसमें अभाज्य संख्याएं प्रयोग की गई हैं इनके खंड बनाने के लिए, तो 2 और 7, इसमें यही खाली 2 संख्याएं प्रयोग की गई हैं। ठीक है, अब इसमें ही आते हैं सर्वनिष्ठ गुणनखंड। एक अभाज्य गुणनखंड होते हैं, एक सर्वनिष्ठ गुणनखंड। सर्वनिष्ठ क्या गुणनखंड होते हैं, वो दोनों में कॉमन संख्या प्राप्त होती है। जैसे आपको उसने नंबर दे दिया, एक नंबर दे दिया आपको उसने, मान लो 16 दे दिया, एक 12 नंबर दे दिया, 12 और 16 में पूछ देगा कि सर्वनिष्ठ यानी दोनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन से होंगे, तो वो होते हैं सर्वनिष्ठ गुणनखंड। अब देखो 18, 12 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड क्या होंगे, अभी हमने बताया सर्वनिष्ठ होता है कॉमन, जो क्या होगा, इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर होंगे वही होते हैं सर्वनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, तो हम करके देखते हैं 18 का पहले, तो 18 के करेंगे तो कितना कितना हो जाएगा, तो 2, 18 को डिवाइड करता है, ठीक है, फिर उसके बाद 3, फिर 3, ठीक है, तो इसमें जो कॉमन है तो 2 3, कॉमन 3, इसके ये फैक्टर है। ठीक है, जब हम 12 को करेंगे तो 12 के कौन कौन से आते हैं, तो 12 को करेंगे तो 12 के होंगे 6, और फिर 2 से करेंगे तो 3, फिर 3 से करेंगे तो इसमें
एक। अब लगभग में तो इसमें तो सेम ही बन गया है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि 2 इसमें कॉमन है, 2 इसमें कॉमन है, 3 इसमें कॉमन है और 3 इसमें कॉमन है। ठीक है, तो इसके सर्वनिष्ठ गुणनखंड हो जाएंगे 2, 3। अब जैसे मान लो दूसरी संख्या ले लेते हैं, ऐसी संख्याएं जो दोनों संख्याओं को काट रही हो, ऐसी कॉमन संख्याएं जो दोनों संख्याओं को काट सकें, ठीक, तो वही होते हैं सर्वनिष्ठ गुणनखंड। तो अब 16, के सर्वनिष्ठ गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, तो 16। तो 16 के कौन कौन से हो सकते हैं, तो 16 को देखो कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकता है, तो एक तो कर ही सकता है ना, एक के बाद कौन करेगा, 2, 2 के बाद 3 कौन करेगा, 4, 4 के बाद कौन करेगा, 8। ठीक है, 2, 1, 2, 4, 8, फिर इसके बाद 16 स्वयं। ठीक है, 12 के देखो करके, तो 12 में 1 12 को करेगा, 2 करेगा, ठीक है, उसके बाद 3 भी करेगा, उसके बाद 4 भी करेगा, उसके बाद 6 और इसके बाद 12 स्वयं। ठीक है, तो आप इसमें देखो जो सर्वनिष्ठ गुणनखंड है क्या है, तो 1, 2, ठीक है, 3 और इसके बाद और कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसमें 12 और 16 में सिर्फ यही संख्याएं जो 12 और 16 को दोनों, और एक तो सभी का होता है सर्वनिष्ठ गुणनखंडों का। यदि आपको योग पूछा जाए तो एक सभी में कॉमन आता है। ठीक है, एक हर आपको एक नंबर में मिल जाएगा, हर एक संख्या के साथ एक आपको मिल जाएगा। ठीक है, चाहे वो किसी की भी निकलवाए, तो एक जो नंबर आता है वो हर एक संख्या में कॉमन रहता है। और उसके बाद 2 आपको यहाँ पे मिल गया, मान लो 16 है और 12 है, तो 12 और 16 में 2 कॉमन है, 4 कॉमन है। ठीक है, तो इसमें 4, 2 और 1, 1, 2 और 4, ये संख्याएं जो हैं इसकी क्या है, सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। तो सर्वनिष्ठ गुणनखंड के बारे में ये था। तो और भी नंबर पूछ सकता है, 48 और एग्जाम्पल ले लो यहाँ पे, मान लो 54, 21 और 54 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड क्या हो सकते हैं। चौवन का, फिर 54 को करके देखते हैं। तो एक तो सभी में, अभी हमने आपको बताया, तो एक तो सभी में रहेगा ना, तो 1, फिर 1 के बाद क्या हो जाएगा, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 9 से घटेगा, 6 से भी घटेगा, 6 से हो जाएगा 6, 9, और क्योंकि जो 2 और 3 के होंगे वो 6 के हो जाएंगे, क्योंकि विभाज्यता का नियम अभी आपने नहीं पढ़ा है, मांगे आपको पढ़ाएंगे। जो संख्याएं 2 और 3 से डिवाइड होंगी वो पक्का 6 से डिवाइड होंगी, और जो 3 से डिवाइड होंगी वो 9 से भी डिवाइड होंगी। ठीक है, ये विभाज्यता के नियम होते हैं, हम आपको पढ़ा देंगे, कल की क्लास में पढ़ा देंगे, या अभी समय मिला तो अभी बता देंगे विभाज्यता के नियम। तो इसके हो जाएंगे 1, 2, 3, 6, 9, उसके बाद 18, उसके बाद क्या बचेगा यहाँ पे, 27 और 54। ठीक है, 21 का देखो, 21 का क्या बनेगा, तो एक तो हमने आपको बताया सभी में कॉमन रहेगा, एक के लिए आपको कोई टेंशन ही नहीं है। एक के बाद 2 से 21 कभी डिवाइड नहीं होगा, कि ये 21 क्या है, 21 एक विषम संख्या है, सम तो है नहीं जो 2 से डिवाइड हो जाए, एक विषम संख्या है, तो इसके 2 इसका 2 तो हो ही नहीं सकता है, तो इसका मतलब 2 नहीं हो सकता है, तो 3, 7, 21। तो अब इसमें देखो इसमें क्या क्या बनना है, तो एक ये, दूसरा ये, और 7 है उसमें, नहीं है, तो इसमें क्या क्या हो जाएंगे, तो 1, 3 और 7। अच्छा, इन्हीं का पूछ दे कि 54, 21 के सर्वनिष्ठ गुणनखंडों का योग क्या होगा, तो आपको जो सर्वनिष्ठ गुणनखंड हमने जो कॉमन करके निकाले, इन्हीं का योग निकालो आप। 1 + 3 + 7, 7 और 3 10 और 1 11, इनका योग कितना होगा, 11। ये सर्वनिष्ठ गुणनखंडों का योग। एक ही क्वेश्चन से 3-4 टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। इसी में एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है, वो पूछ देगा जो आपने शायद नहीं किए हो, क्योंकि ये हरियाणा टीटी में पूछा जा चुका है। वो पूछ देता है, वो पूछेगा प्रथम 3 सम संख्याओं का मासा और लासा क्या होगा, कि इसमें एक चीज़ और हो जाती है। प्रथम 3 संख्याओं का पूछ रहा है, तो प्रथम 3 की तो बात कर रहा है, लेकिन अगर उसने नहीं दिया होगा, जैसे वो ये ना दे प्रथम 3 सम संख्याओं का, यहाँ पे उसने एक चीज़ और लिखनी थी, प्रथम 3 लगातार,
क्योंकि अगर ये शब्द नहीं लिखता है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि प्रथम 3 तो हम लेंगे, लेकिन हम हो सकता है लगातार ना लें। हम हो सकता है कि प्रथम 3 तो ले रहे हैं, 2 2 क्योंकि समी संख्या है, 2 कामा 4 कामा 6। अब हमने यहाँ पे 6 को तो हटा दिया, तो 2 6 8 भी ले सकते हैं, क्योंकि उसने लगातार की बात तो की नहीं है। ठीक है, तो इसमें कभी कभी शब्द लगातार जुड़ा होता है और कभी कभी लगातार नहीं जुड़ा होता, वो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ऑप्शन कैसे आते हैं उस अनुसार से पेपर, जैसे पेपर में ऑप्शन होंगे उस अनुसार से आपको लगाना होगा। तो अभी हम बता रहे हैं आपको प्रथम तीन लगातार सम संख्याओं का हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो 2 कामा 4 कामा 6, इनका ही आपको लासा भी बताना है और इन्हीं का मासा भी बताना है। तो लासा और मासा तो आपको पता ही है। लासा को मोटी भाषा में समझ लो कि इन संख्याओं का ऐसा नंबर आपको ढूंढना होगा जो ये संख्याएं उस संख्या को विभाजित कर दे। और ये मासा का मतलब होता है कि आपको वो छोटे से छोटा नंबर ढूंढना होगा जो इन संख्याओं को विभाजित कर दे, ये होता है। लासा का मतलब आपको बड़े से बड़ा ऐसा नंबर ढूंढना होगा जो ये संख्या उसको विभाजित कर दे, और लासा का। और मासा का मतलब ये होता है कि वो छोटे से छोटा नंबर ढूंढो जो इन संख्याओं को विभाजित कर दे। तो आप देखो 2 4 और 6, तो और अच्छा लासा और मासा निकालने की आप गुणनखंड भी कर सकते हैं, लेकिन इनकी सबसे सिंपल विधि ये होती है कि जो भी नंबर दिया हुआ उसमें से बड़ी संख्या लो और बड़ी संख्या को आप गुणा करवाओ। जैसे 2 बार 6 का 2 बार करवाया तो 6 दूनी 12। ठीक है, अब हमने देखा कि 6 दूनी 12 तो आ गया, क्योंकि 6 ऐसा नंबर है ना, 6 को अगर 2 तो विभाजित कर देगा लेकिन 4 विभाजित नहीं करेगा। तो 6 ऐसा बड़ा नंबर नहीं है जिसका जो 2 4 6 का लासा हो। 6 ऐसा बड़ा नंबर नहीं है जो 2 4 6 का लासा हो। तो हमने देखा 6 तो नहीं है, तो हमने सोचा 6 को चलो डबल बार करते हैं, तो 6 दूनी 12। तो जब हमने 6 को 2 बार किया, मतलब 6 में 2 का गुणा किया, तो कितना आया 12। अब हम 12 देखते हैं। 12 नंबर हमें ऐसा प्राप्त हुआ जो 2 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है और 6 से भी डिवाइड है। तो इसका लासा हमें पता चल गया, कितना आ गया 12। अच्छा, ये तो मान लो सिंपल बात हो गई। हमने यहाँ पे संख्या बड़ी लिखनी, 8 कामा 9 कामा 11। अब आप कैसे करोगे? तो ये क्या होता है, बहुत जल्दी निकालने की, लासा निकालने की मतलब आप समझ सकते हैं शॉर्ट विधि है। अब 11 को आप तब तक गुणा कीजिए जब तक कि 8 9 और 11 स्वयं ये संख्याएं उस नंबर को, जो आने वाला नंबर है, उसको डिवाइड ना कर दे। तो 11 का करके देखो, 11 का 2 में किया तो 22 आया, और 22 को ना तो 9 डिवाइड करेगा ना 8 डिवाइड करेगा। तो फिर 5 बार करते हैं, 8 बार करते हैं, 10 बार करते हैं। जब अगर नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं, फिर इन तीनों संख्याओं का गुणा करवाते हैं, क्योंकि फिर वो इससे हमें ये पता चल जाता है कि क्यों तीनों नंबर अलग अलग हैं, यानी उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, क्योंकि लासा निकालने की सबसे सिंपल विधि यही होती है कि हम जो नंबर हमें प्राप्त होता है उसके बीच का कॉमन फैक्टर हटा दो, उसके बीच का कॉमन फैक्टर हटाने के बाद उन संख्याओं का गुणा कर दो। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक वहीं से निकली है। जैसे यहाँ के बीच में, यहाँ के बीच में, इनके बीच का हमने कॉमन फैक्टर जो है, कॉमन नंबर है 2, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इस 2 को हमने अलग कर दिया। अब आप क्या करो, जो बची हुई संख्या है उसका गुणा करवा दो। तो इसमें क्या बचा होगा 1, इसमें क्या बचा है 2, इसमें क्या बचा है 3। ठीक है, इन सब का गुणा करवा दो। तो इसका इसमें करवाएंगे 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यही नंबर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये भी होता है। और वैसे जो हमने बताया कि बड़ी संख्या को आप तब तक गुणा करवाइए जब तक आप करके देखें बड़ी संख्या को, मतलब ये 6 का 2 में करवाया, फिर 6 का 3 में करवाया, फिर 6 का 4 में करवाया, हम तब तक करवा के देखते हैं जब तक कि जो 6 से छोटी संख्याएं हैं वो उसको डिवाइड ना कर दें। ये लासा निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक होती है, समझ लो आप। तो यहाँ पे कितना आ गया 12। अब इनमें से जो अभी हमने कॉमन फैक्टर निकाला है, मासा निकालने के लिए जो कॉमन फैक्टर ही निकाला जाता है। तो अभी हमने कॉमन फैक्टर निकाला था, इनके बीच का कॉमन फैक्टर क्या था 2, क्योंकि 2 ही एक ऐसा नंबर था जो इसको भी डिवाइड कर रहा था, इसको भी डिवाइड कर रहा था, इसको डिवाइड कर रहा। तो इनका मासा कितना आ जाएगा 2 और लासा कितना आ जाएगा 12। तो यही पूछता है प्रथम 3 सम संख्याओं का मासा कितना होगा। अब उसने तो सम की बात कर दिया, अब हम अभाज्य संख्याओं की पूछते हैं, अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा, लासा क्या होगा। विषम संख्याओं की पूछे तो ऐसे ही विषम संख्याओं के भी निकल आएंगे, भाज्य संख्याओं के भी निकल आएंगे, अभाज्य संख्याओं के भी निकल आएंगे। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया था। अब उसके बाद वर्गमूल और घनमूल तो आपको पता ही होगा। वर्गमूल क्या होता है, उस संख्या का उसी संख्या में गुणा करवाना वर्गमूल कहलाता है। जैसे
2 का वर्गमूल क्या होगा, तो 2 का वर्गमूल हो जाएगा 2 × 2 बराबर 4। ठीक है, 2 का घनमूल क्या हो जाएगा, तो 2 × 2 × 2 बराबर 6, तो वो सॉरी 8 कि 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8। ठीक है, तो वर्गमूल और घनमूल क्या होते हैं, वर्गमूल होता है उस संख्या का उसी संख्या में गुणा करवा देना, वर्गमूल कहलाता है। घनमूल होता है उस संख्या का गुणा करवाने के बाद प्राप्त संख्या का फिर उसी संख्या में गुणा करवा देना, घनमूल कहलाता है। ठीक है, तो ये तो कहलाता है वर्ग और ये कहलाता है घन। ठीक है, वर्ग और घन। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये जो वर्ग बनता है ये 2D आकृति का बनता है, 2D फिगर का बनता है। ठीक है, और ये बनता है 3D। तो ऐसे ही आप समझ लो, जो 3D बनती है, जो घर में एनिमेशन आप देखो, जो 3D एनिमेशन होता है वो 3 साइडों से होता है, जो 2D एनिमेशन होता है वो 2 साइडों से होता है। तो इसीलिए वर्गमूल जो होता है तो उस संख्या का उसी संख्या में गुणा करवा देना वर्गमूल कहलाता है। घनमूल क्या होता है, उस संख्या का उस संख्या में गुणा करवाने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या का फिर उस संख्या में गुणा करवा देना क्या कहलाता है, घनमूल कहलाता है। तो वर्गमूल और घनमूल आपको और देखना पड़ेगा, क्योंकि आप आगे चल के सीटेट की जब तैयारी करेंगे तो उसमें पूछे जाते हैं वर्गमूल और घनमूल, अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो ये किसका वर्गमूल है, तो 0.005 का वर्गमूल है। तो आप इसको करके देखो, तो 1 2 3 4 5 6 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो हम इसको लिख लेंगे 10⁻⁻6, यानी 10 की घात -6। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब दशमलव हटाते हैं तो आपने देखा ही होगा, दशमलव हटाने के बाद उतनी जीरो नीचे लिख लेते हैं। तो अगर यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो जीरो कितनी लिख लेंगे, 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो हम ये दशमलव तो उतनी जीरो ना लिख के हम क्या करते हैं कि उसकी पावर लिख लेते हैं माइनस की। ठीक है, क्योंकि वो ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो इतना सब कुछ ना सोचने की वजह से सीधा सीधा उसकी पावर माइनस में लिख लेते हैं। तो 10 की घात -6। अब ये देखते हैं, जब 10 की घात -6 बचा हुआ कितना है, यही तो नंबर बचा हुआ है, इसी को तो देखना है हमें। तो ये किसका है, तो ये देखना है, तो इतना पूरा आप लिख लो, कितना 529। ठीक है, अब ये देखना है 529 किसका वर्गमूल है, जो 529 है वो 23 का है। किसका है, 23 का। ठीक है, तो अगर आपको वर्गमूल पढ़ना है तो ये तो मान लो बड़ा हो गया, लेकिन आपको वर्गमूल जब पढ़ना होगा तो आपको वर्गमूल निकालने पड़ेंगे, है ना। तो वर्गमूल आपको सीखना पड़ेगा। तो आपका यही काम है, आप 1 से 25 तक के वर्गमूल क्या करो, याद कर लो। ठीक है, और 1 से 15 तक के घनमूल, 1 से 15 तक के घन और 1 से 25 तक के वर्ग, ये तो आपको पक्का याद करने पड़ेंगे। इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। अब इसको बाहर निकालेंगे तो ये तो आ जाएगा 23 का। अब इसको निकालते हैं, जितनी भी इसके ऊपर पावर चढ़ी हुई है, जैसे 6 लिखा हुआ है तो इसकी जस्ट आधी कर देंगे। अगर ये भी ना समझ में आया तो हमें दूसरा और बता रहे हैं, जब इसकी 6 लिखा हुआ है पावर, तो इसकी पावर कितनी कर देंगे, 3। क्योंकि हमने कहा इसको 2 से तुरंत डिवाइड कर दो। अगर वर्गमूल पूछा है, वर्ग के लिए रूट ही लगा देते हैं, क्योंकि जो वैल्यू रूट में होती है उसकी पावर 1/2 बन जाती है। जब रूट हटाते हैं तो रूट हटाने के बाद उसके ऊपर 1/2 की पावर चली जाती है। ठीक है, तो ये 529 किसका है, 23 का है। और 6 जो 10 की पावर -6 है, उसको 2 से डिवाइड किया, कितनी आ गई, 10 की पावर -3। अब 3 इधर से 3 अंकों के बाद क्या करो, दशमलव लगा दो, तो 0.023। तो ये किसका वर्गमूल है, 0.023। अच्छा, ये बात ना समझ में आई हो तो अब आपको इससे भी शॉर्ट चीज़ बताते हैं। क्या समझो, आपको सिर्फ ये नंबर देखने हैं, ये नंबर कितने लिखे हैं, 529 लिखे हैं। आपको ये देखना है कि ये 529 किसका वर्ग है। तो ये देखना है आपको, ये 23 का वर्ग होता है। फिर आपको क्या देखना है, ये देखना है कि ये इसके दशमलव कितने अंकों के बाद लगी है। तो 1 2 3 4 5 6 अंकों के बाद लगी है। 6 का आधा कर दो 3 अंकों के बाद आपको दशमलव लगानी है। तो यहाँ पे आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा, 1 0 और दशमलव लगा दो, 1 2 3। कितने अंकों के बाद आपको दशमलव लगानी है, 3 अंकों के बाद। बहुत सारे हम इसे करके देख सकते हैं। जैसे मान लो इतना बड़ा आपको नहीं समझ में आया, हमने नंबर छोटा लिख लिया, 0.00। अच्छा, आपको ये एक और बात बता दें, ये हमेशा सम स्थानों पर होंगे। जैसे 4 होगा, 4 के बाद 6 होगा, 2 होगा, 12 होगा, मतलब विषम नहीं होगा। क्योंकि विषम में जो वर्ग निकलता है वो सम से ही निकलता है, घन होगा तो विषम होगा। ठीक
ठीक है, क्योंकि जो वर्ग निकलता है अभी हमने आपको बताया वर्ग क्या होता है, उस संख्या को उसी संख्या में गुणा करवाने के बाद निकलता है। तो वर्ग हमेशा सम से ही निकलता है, ना कि विषम से। तो यहाँ से देखो 0,064, अब 64 किसका है, 8 का है ना, तो यहाँ पे 64 के लिए कितना लिख देंगे 8, और कितने अंकों के बाद दशमलव लगी है, तो 1 2 3 4, उसका क्या करो जस्ट 4 का आधा कर दो, यानी 2 अंकों के बाद दशमलव लगानी है, तो यहाँ पे 0 दशमलव यहाँ लगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो वर्गमूल से जो दशमलव वाले वर्गमूल अभी काफ़ी पूछे जाते हैं, तो उसके लिए तो ये थे क्वेश्चन। लिखा है 0.125 0.125 की पावर 2/3 का मान होगा। ऐसे क्वेश्चन अब बनने लगे हैं सीटेट में। ठीक है, सीटेट भी अपना लेवल बढ़ा रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन बनाने लगा। ये कोई क्वेश्चन हुआ नहीं है, लेकिन जिसने मैथ पढ़ी नहीं है या जिसको कम आती है उसके लिए हुआ बन जाता है। ठीक है, इसको कुछ करना नहीं होता है, ये हमें देखना पड़ता है। अभी हमने आपको बताया कि जब तक आपको वर्गमूल और घनमूल नहीं आएंगे तब तक आप ये चीज़ें नहीं सीख पाओगे। तो ये तुरंत आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये 5 का घनमूल है, 5 का 3 बार आप गुणा करवा के देखो तो 5 25 पंचे 125। ये किसका घनमूल है, ये 5 का घनमूल है। ठीक है, तो हम 5 का घनमूल है तो हम इसकी जगह क्या लिख लेते हैं, 5 लिख लेते हैं। तो 0.3 की पावर कितनी, 3 की होल पावर 2/3। अब आप ये देखो, ये कोष्ठक हटा यहाँ से। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, इस 3 से ये 3 डिवाइड हो जाएंगे, बचा कितना 0.5 की पावर कितनी हो जाएगी 5, वो 0.5 की पावर 2। अब क्या हो जाएगा, इस 5 का 2 बार गुणा करवा दो, तो 0.5 में गुणे 0.5, दशमलव कितनी बार है 2 बार, तो उस अंक का उसी अंक में गुणा करो तो 5 25, कितने 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो, इसका मान कितना आ जाएगा 0.25। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 0.25। इसकी पावर आपको बोल देगा, मान लो इसकी उसने पावर बोल दी 0.84 और इसकी पावर बोल दी 0.16। ठीक है, इसकी 84 और इसकी 16। ठीक है, अब आपको फार्मूला सीखने की ज़रूरत नहीं, एक फार्मूला बनता है a की पावर m इंटू a की पावर n, तो बन जाता है टोटल मिला के बन जाता है a की पावर m प्लस n। ठीक है, ये फार्मूला बनता है a की पावर n जब बेस समान होते हैं ना, ऐसे आप समझ लो, जैसे a की पावर लिखा हुआ है m इंटू a की पावर n, तो ये बन जाता है a, क्योंकि ये बेस समान है ना, तो इसको लिख देते हैं a की पावर m प्लस n। घातें जो होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, आपको इससे मतलब नहीं है, या आप अगर से याद करना चाहो तो फार्मूला ये भी याद कर सकते हो, नहीं तो आपको क्या करना होगा, 16 और 16 बेस समान है, घातें अलग अलग हैं, तो क्या करना होगा 16 को ऐसे ही लिख लो और जो घातें हैं वो आपस में जोड़ दो। तो ये कितना लिख रहा है 84, ये कितना लिखा 16, तो 84 और प्लस 16, 6 4 10 की 0 हासिल लेगी 1, 8 1 9 और 1 10। तो दशमलव कितने अंकों के बाद 2 अंकों का दशमलव लगा दो 2 अंक के बाद, तो पावर कितनी बन गई 16 की पावर 1, तो इसका मान कितना आ जाएगा 16 ही आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये कंडीशन देख के एकदम घबरा जाते हो कि पता नहीं क्वेश्चन क्या आया हुआ है। अब देखो अगला क्वेश्चन है 50 रुपये 75 पैसे का पैसों में मूल्य क्या होगा। तो इसमें भी ये भी क्वेश्चन बनते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, इनमें भी कुछ नहीं करना होता है। इसमें क्या होता है, इधर 50 रुपये लिखा है और उधर लिखा है 75 पैसे, इन दोनों को आपस में जोड़ दो या पास पास ले आओ, 50 रुपये 75 पैसे, ये यानी 5075 पैसा बन गया। ठीक है, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं ना, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं, और ये तो 75 पैसे ऑलरेडी लिखे हैं, तो 50 रुपये में कितने पैसे हो जाएंगे अगर देखा जाए तो 50 में गुणे 100, 5000 पैसे तो यही हो गए, प्लस 75 पैसे ये, तो कितना हो गया 5075। तो इतना फर्जी का करने से बढ़िया है कि ये दोनों वैल्यू क्या है आपस में पास ले आओ, वही मान बन जाएगा, कितना बन जाएगा 50 75। चलो ये तो आज लास्ट का क्वेश्चन था, इसके बाद कल हम आपको क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि क्षेत्रमिति में कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे जो सीटेट में बनते हैं वो खाली आपको क्वेश्चन देखना है। उसके बाद जब भी आपकी टेट के लिए वैकेंसियाँ स्टार्ट होंगी, टेट का फॉर्म पड़ेगा, टेट या सुपर टेट का, हम आपको शुरुआत से आप ये समझिए शून्य से आपको लेके चलेंगे, एक एक चीज़ें पढ़ाएंगे बिल्कुल शून्य से। ठीक है ना, आज के लिए बस इतना ही।